लास्ट क्लास में हम वो एन फैक्टर निकालना सीख रहे थे, ठीक है। और वो हमने कितने सारे इक्वेशंस में एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हमने सीख लिया था, है ना। आयंस का कैसे निकालते हैं, ठीक है, सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, बेस वगैरह का कैसे निकालेगा एन फैक्टर, ठीक है। ये तीन एक्सेप्शन पड़ा था, H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का, HNO3 का एन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद बेसिसिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लिखी थी। फिर एलिमेंट का इन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था, बाय डिवाइडिंग इट बाय वैलेंसी। ओके। और ये इंपॉर्टेंट था कि हम एन फैक्टर क्यों सीख रहे थे, व्हाई वी वर लर्निंग एन फैक्टर, बिकॉज केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल का वेट डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, है ना। सोडियम का क्या पड़ा था, 23 डिवाइडेड बाय 1। मैग्नीशियम का क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना हम सीख रहे थे, जो कि क्या होता था, मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकलता था, दैट वी हैव डन। नेक्स्ट उसके आगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। वापस से एक बार देखेंगे उसको, एक मिनट उसको खोल लेते हैं, क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, फाइनली हम इस टॉपिक में थे, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, गिवन मास, सब लास्ट क्लास में लिखा है हमने, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये लिखा था हमने ना। इसके बाद हमने इक्विवेलेंट मास को क्या डिफाइन किया था, मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इट उठा के वहां पर डालो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर, ठीक है। और इसको क्या बुलाते हैं बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास को नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ओके। कुछ नहीं है, बस मैथ्स है, ठीक है। तो ये जो लिखा है हम आराम से कॉपी करो और देखो मैथ्स में क्या किया है, मैं फिर से समझा देता हूँ। सिर्फ मैथ्स से बेटा, और कुछ नहीं है, इधर उधर खाली करना है, फॉर्मूला को देखना है। जितना टाइम लिखा होता है उसके 5-10 मिनट पहले आ जाया करो, ठीक है।
देखो केमिस्ट्री में क्या है ना बेटा, अच्छा अच्छा स्कोर करना है तो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको घर पर जाकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप घर पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करेगा, केमिस्ट्री एकदम वो बड़ा भयावह हो जाएगा ये। ओके। घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इट विल बी वेरी इजी। कुछ नहीं है यार, खाली फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखना है, इधर से उधर करना है। ठीक है। ध्यान रहे बस खाली कि फॉर्मूला कहाँ से आया। ओके। लास्ट क्लास में हमने बस खाली ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और उसके बाद हमने इक्विवेलेंट मास को डिफाइन किया था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और लास्ट क्लास में हम क्या सीखे कि एन फैक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। एन फैक्टर को निकालने के 4-5 तरीके थे, वो हमने सीखा था। तो अगर एन फैक्टर निकल गया बेटा तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा आराम से, और इक्विवेलेंट मास निकल गया तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाए। तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इक्विवेलेंट मास को लिख दिया क्या यहां पर, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो एन फैक्टर को उठाकर न्यूमरेटर में डाल दिया और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बच गया। और ये जो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालने दे तो हम क्या कर सकते हैं, मोल्स निकालकर उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा सवाल दे रखा होगा उस हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। मान लो मास दे रखा होगा, इक्विवेलेंट मास दे रखा होगा, तो थोड़ी ना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहला वाला। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे, इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे हम। कैलकुलेट, सब घर पर प्रैक्टिस करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड equivalent weight sorry and comma, calculate number of moles, equivalent weight and gram equivalent for the following। ठीक है। 196 ग्राम of H2SO4। ठीक है। नेक्स्ट इज 222 grams of CaOH equal to C 53 gram of Na2CO3। बस काफी है इतना, करो। आराम से टेक योर टाइम। लगा आंसर।
इसका आंसर हम मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है H2SO4 का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर का मास कितना होता है? 32, ये याद करना होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितने ऑक्सीजन है? 4। मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? 2 + 32 + 64 which will give you what? 98 ग्राम पर मोल। ये आया आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ही गलत आ जाएगा तो फिर आगे क्या आएगा आंसर ना। इसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? बहुत सारा क्वेश्चन करा था हमने नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन क्या बोला, कितना H2SO4 है अपने पास? 196। तो गिवन क्या हो जाएगा अपना? 196 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना कैलकुलेट किया हमने? 98 विच इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स। ये आया आपका नंबर ऑफ मोल्स 2। ना लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला था? हाँ, इक्विवेलेंट वेट वाज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट तो वापस से 98 ही होगा ना बेटा, 196 थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये सब याद नहीं रखोगे फॉर्मूला तो कैसे होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर में इस बार H2SO4 का निकालना है। तो हमने 4-5 तरीका सीखा था एन फैक्टर निकालने का, जिसमें एक पहला, दूसरा क्या था? एसिड वाला। एसिड का एन फैक्टर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ H+ आयन। तो H2SO4 में H+ आयन कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन है तो 2 H+ आयन आएंगे। तो एन फैक्टर इसका क्या होगा? 2। बड़ा डिटेल में लिखा था हमने। H3PO4 का हमने एक्सेप्शन भी लिखा था। H3PO4, H3PO2 और H3PO3 में क्या आता है एन फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बेटा? 49, ठीक है, 49 ग्राम पर मोल। और लास्ट में अगर आप देखो तो हमने क्या सीखा था? ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन कितना है बेटा? 196 और इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला? 49, ठीक है। क्या होगा? 4। ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट? 4। ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे? एक और हमने ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा। ग्राम इक्विवेलेंट का अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाला आपने? यहां देखिए 2, और एन फैक्टर का वैल्यू क्या आया? 2। आंसर क्या आएगा? 4। तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट निकालो या यहां से ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, बात क्या है? सेम, ठीक है। क्लियर है? ये सही तरीका ही है ऐसे करने का। बाकी सब हो जाएगा आपसे। नहीं हुआ है तो घर पर प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। चलो एक और कर देते हैं, इसका कर देते हैं, डेसिमल वाला कर देते हैं। ये कर लेना आपने से, इसका कर देते हैं। फटाफट करो। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास सोडियम। सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम होता कितना पर है? 11 पर। 11 इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए मास कैसे निकालते हैं? इंटू 2 + 1। सीखा ये भी हमने क्लास में। तो 23 इंटू 2 विल गिव यू व्हाट? 46। उसके बाद कार्बन लिखा हुआ है तो कार्बन का 12। ऑक्सीजन कितने पर होता है? 8 पर होता है। इवन वाले को क्या करते हैं? इंटू 2। तो 16, 16 इंटू 3 47। दिस विल गिव यू हाउ मच? 106 ग्राम पर। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? मास के टर्म्स में गिवन मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास। तो गिवन कितना है? 53। आया कितना? 106। तो दिस विल गिव यू हाउ मेनी मोल्स? हाफ मोल, ठीक है। उसके बाद
हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इस बार क्या है बेटा अपने पास, सॉल्ट दिख रहा है, Na2CO3 इज अ सॉल्ट, NaOH और H2CO3 को कंबाइन करके Na2CO3 बना होगा। तो सॉल्ट का कैसे लिखते हैं एन फैक्टर, ये भी सीखा था हमने, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा, 2Na प्लस और CO3 माइनस 2। और सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज है ना, या तो पॉजिटिव वाला या तो नेगेटिव वाला, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, 106 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू हाउ मच, 53। ये आया आपका 53 इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट इज ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज गिवन, 53, और आपने इक्विवेलेंट कितना कैलकुलेट किया, 53, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था, हाफ, एन फैक्टर कितना आया 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा 1, दोनों से ही 1 आएगा, ऐसा थोड़ी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे अब, तो 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है। इसमें कुछ ऐड करके मैं आपको बस खाली दे रहा हूं 3-4, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट का कोई यूनिट ऐसा तो नहीं होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर करते हैं तो, ठीक है। बट अगर लिखना ही रहेगा तो आप यहां पर देखो कहां गया, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट को आप मोल्स लिख सकते हो, मोल ही आएगा उसका यूनिट, ठीक है। क्यों आएगा यूनिट वो भी देख लो, मोल्स क्यों आएगा ये देखो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपने से। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, तो नीचे ग्राम पर मोल है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ग्राम और ग्राम क्या होगा, कैंसिल आउट। वैसे लिखते नहीं है, सिर्फ फोल्ड लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में, ठीक है, वो मोल्स वोल्स नहीं लिखते हैं। लेकिन फिजिक्स भी तो सही होना चाहिए ना, फिजिक्स क्या बोलता है, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तो डायमेंशनली अगर आप देखोगे तो क्या आएगा यूनिट, मोल्स, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से, या तो सीख ही जाओगे या तो छोड़ ही दोगे, ठीक है, दोनों में से एक ही चीज होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं मोल से बेटा, बताओ। मान लो 2 मोल दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, उसको क्या करते थे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना, बस मोल्स निकालकर एवोगाड्रो नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23, जो भी मोल आएगा उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। ये भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है किस किस का, लिख लो क्वेश्चन, 40 ग्राम ऑफ CaCO3 B 100 ग्राम ऑफ Al2SO4 whole 3 C 49 ग्राम ऑफ H3PO4 D 29 ग्राम ऑफ MgOH whole 2। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, बना लेना, अगली क्लास में कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है।
नेक्स्ट सेक्शन इज कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं वो पहले लिख लो. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ठीक है, मोलारिटी आर. ओके, मोलारिटी आर वाला, मोलारिटी सबका डेफिनेशन लिखेंगे कैसे कैलकुलेट होगा. उसके बाद मोललिटी, एल, आर नहीं है एल है और स्मॉल एम से मोललिटी. नॉर्मेलिटी और लास्ट में स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन. सिर्फ स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, आप ऐसे लिख लेना स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेना सिर्फ स्ट्रेंथ भी बोलते हैं. तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए स्ट्रेंथ किसका, सॉल्यूशन का. तो ये 6 कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, तो क्लास 9 में हम 3 टर्म सीखते हैं. सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. सॉल्यूट किसको बुलाएंगे बेटा, बोलिए बोलिए. जोर से बोलिए. पानी में चीनी को मिलाएंगे, सोल्यूट क्या होगा, चीनी. ठीक है, बिकॉज पानी का जो अमाउंट रहता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और चीनी का अमाउंट क्या होता है, कम होता है. तो जो कम अमाउंट में रहेगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, सोल्यूट. और पानी विल बी नोन एज व्हाट, सॉल्वेंट. और दोनों को जो मिक्स करके जो बना उसे हम क्या बुलाएंगे, सॉल्यूशन. ठीक है, यही डेफिनेशन होता है सॉल्यूट का. एनसीईआरटी अब क्या बोलता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट, क्लास 9 का सिखाया तो यही जाता है, कैलकुलेट भी यही करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है वो भी तो पता होना चाहिए ना. Solute is a substance which gets dissolved in another substance. ठीक है, ये बोलता है एनसीईआरटी. तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है लिखा हुआ ये वर्ड वहां पर. ठीक है, 9th के, बट 11th वगैरह में नहीं है ये सब. वहां पर इन्होंने जो कम अमाउंट है वहां पर सॉल्यूट लिया है, जो ज्यादा अमाउंट में उसको क्या किया है, सॉल्वेंट किया है. इसीलिए 11th में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. 9th में तो चलो ठीक है, उतनी बारीकी से बच्चे पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी को. ठीक है, तो सॉल्यूट लेस अमाउंट, मोर अमाउंट, एंड सॉल्यूशन will be equals to solute plus solvent. नेक्स्ट देखो बेटा, अब जब हम अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो अमाउंट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 वेज. क्या आपने अमाउंट को मास के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, या फिर मोल से कंपेयर करेंगे. ठीक है,
अमाउंट, किसी भी चीज को अगर आप लेते हो, जैसे आप समोसा खरीदने गए तो किलो के भाव में तो नहीं खरीदोगे ना, नंबर के भाव में खरीदोगे। तो सेम थिंग हियर ऑल्सो, जब हम अमाउंट यहां पर देखते हैं सॉल्यूट के केस में, ये 3 तरीके से हम अमाउंट यहां पर निकाल सकते हैं, मास से, वॉल्यूम से, मोल्स से। तो जिसका मोल्स कम होगा दैट विल बी सॉल्यूट, जिसका मास कम होगा दैट विल बी सॉल्यूट, और जिसका वॉल्यूम कम होगा दैट विल बी सॉल्यूट इन जनरल। बट कभी भी एग्जैक्टली कैलकुलेट करने आ जाए हमें कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो एग्जैक्टली मोल से कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोल्स देखकर ही आप बताओगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। अब क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर आ गया, एक का अमाउंट कम दे रखा है मास में, दूसरे का मास का अमाउंट ज्यादा दे रखा है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ी छोड़ देंगे कि यार मोल्स नहीं निकाल सकते तो हमें तो पता ही नहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा, अज्यूम करके कि चलो ठीक है, जो कम अमाउंट में मास में है वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में मास में है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर कोई आपसे ऐसे पूछे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे देखकर बताएंगे, तो कैसे देखकर बताएंगे, थ्रू मोल्स। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जिसका मोल ज्यादा आ गया दैट विल बी योर सॉल्यूट, जिसका मोल सॉरी जिसका मोल कम आ गया दैट विल बी योर सॉल्यूट, जिसका मोल ज्यादा आ गया दैट विल बी योर सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन? जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा, हो सकता है कहीं पर ये एप्लीकेबल हो कहीं पर एप्लीकेबल ना हो। जनरल डेफिनेशन कभी कभी इस पर भी सवाल पूछ लेता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, क्वेश्चन में जो दे रखा हो। और अमाउंट का मतलब तो हमने पहले ही लिख लिया, वो अमाउंट क्या हो सकता है, मास, वॉल्यूम या फिर मोल्स। तो ये 3 टर्म्स क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, सॉल्यूट कम अमाउंट, सॉल्वेंट उससे ज्यादा, और सॉल्यूशन दोनों मिक्स करके। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। Mole fraction is defined as number of moles of any component. Any component को डब्बे में बंद करेंगे, number of moles of any component divided by total moles. Total moles मतलब sum of all the components ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन को, ऐसे, दिस इज नॉट एक्स। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन। So how we will write this mole fraction of any component? Say for example mole fraction दे रखा है आपको सॉल्वेंट का निकालना है, क्या होगा, फॉर्मूला कुछ लिखो, हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट,
किसका फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्वेंट का। तो एनी कंपोनेंट की जगह यहाँ क्या आएगा? सॉल्वेंट। डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे आएगा बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको लिखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, किसी किसी बुक में ना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐसे भी लिखा जाता है, दो कंपोनेंट सिस्टम में, एक्स ए एक्स बी। बाय डिफॉल्ट दो कंपोनेंट सिस्टम में एक्स ए का मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट। बी का मतलब क्या होगा? हो तो बहुत सारे बुक्स में होता है, पता जब बुक पढ़ रहे हो पता नहीं आपको आ गया एक्स ए का क्या मतलब है, तो बाय डिफॉल्ट एक्स ए का क्या मतलब सोचेंगे हम? सॉल्वेंट। और टू कंपोनेंट सिस्टम में ए बी, ये जनरली लिखते नहीं है, कोई जरूरी नहीं ना है बेटा कि एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, है ना? तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसमें एबीसीडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसको डी बोलेंगे किसको ए बोलेंगे? ठीक है, तो चल लिख लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट वाले सिस्टम में। और फॉर्मूले में इसको कैसे, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं बेटा? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और हमें अगर सॉल्वेंट का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए। नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से करते हैं ना, बस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी अपॉन एन बी प्लस small n is equals to what? Small n is equals to number of moles. ये टू कंपोनेंट सिस्टम है बेटा, है ना? हमारे पास बस दो ही चीज है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ऐड करो एक्स ए प्लस एक्स बी, डू इट। फॉर्मूला वाइज ऐड करो, ये रहा आपका फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड करना है, करो। एक्स ए का फॉर्मूला इज एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए, एक्स बी का फॉर्मूला इज एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। फॉर्मूला लिखो। डन। एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी प्लस एन। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे ही न्यूमरेटर को ऐड करोगे आपको क्या दिखेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। कहने का मतलब है इन अ टू कंपोनेंट सिस्टम एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अरे एक्स बुलाते नहीं है, ठीक है, और बगल में लिखना ये कब वैलिड है? सब चीज के लिए वैलिड नहीं है, फॉर अ टू कंपोनेंट सिस्टम। व्हाट इज टू कंपोनेंट सिस्टम? ठीक है, अब कंपोनेंट का भी अलग होता है यार थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, किसको कंपोनेंट बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। अभी के लिए टू कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट का मतलब अपने लिए क्या है? वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। तो एक मान लो किसी का मोल फ्रैक्शन 0.4 दे रखा है, तो दूसरे का क्या होगा? बोलिए।
अरे क्वेश्चन लिख लो. In a two component system, mole fraction is of XA is 0.4. Calculate XB. कैसे आएगा? 1 minus XA which is equals to 1 minus 0.4 which is equals to 0.6. तो टू कंपोनेंट सिस्टम. ठीक है, अगला लिखो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम. से फॉर एग्जांपल चार चीजें हैं सॉल्यूशन में, ए बी सी और डी. सॉल्वेंट हमेशा बेटा एक ही होगा, बाकी बी सी और डी क्या होंगे? सॉल्यूट. बताइए क्या होगा आंसर? ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं. गया सब. हाँ, नहीं लिख सकते ना बेटा, ये तो टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए है ना. यही सब गलत करके आएंगे आप, नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे एक्स बी क्या है. कैन नॉट बी फाइंड आउट. एक चौथा ऑप्शन भी रहता है आजकल डी में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. कैसे डिटरमाइन करोगे यार? ये डिटरमाइन कर सकते हो. क्या डिटरमाइन कर सकते हो वो भी लिख लो. इनका सम विल बी 1 माइनस एक्स बी नहीं होगा पता. दिस कैन बी डिटरमाइंड. ठीक है, तो लिख लो ऐसे करके, एग्जाम में गलत मत करना. यहाँ लिख लो वैलिड फॉर ओनली टू कंपोनेंट सिस्टम. वैलिड फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम. मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? इसका 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 इन चारों का सम 1 होगा. ठीक है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1. Where xa is equals to what? Number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C plus number of moles of D. वैसे ही जल्दी से XB, XC और XC लिख लो, नोट्स बन जाएगा. डन. दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? NB अपॉन टोटल. ध्यान रखना नीचे हमेशा क्या आएगा? टोटल. NC अपॉन टोटल. ND अपॉन टोटल. ठीक, कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन. दोनों का एक साथ सवाल कर लेंगे, फालतू दो अलग अलग.
मास फ्रैक्शन, ये आप खुद से लिखो। अब मोल फ्रैक्शन पता है तो मास फ्रैक्शन भी आप लिख लोगे। मोल्स की जगह हटा के क्या लिख देंगे सब जगह फॉर्मूले में? मास। मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, खुद से लिखो फॉर्मूला। मास फ्रैक्शन ऑफ, हर चीज के लिए मेरे ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट रहेंगे आप। मोल का फ्रैक्शन जैसे लिखते थे वैसे ही मास का फ्रैक्शन लिखना है, जहां जहां मोल लिखा है वहां क्या लिखना है? मास। मास फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? वन बाय मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूट। ये आया आपका फॉर्मूला। ठीक है ना? एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये नहीं भूलना है हमें कभी भी, इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। और कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो आप दोनों का क्या निकालेंगे? मोल्स। केमिस्ट्री में कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंफ्यूजन होगा, दोनों का मोल्स निकालिएगा। जिसका लेस मोल आएगा दैट विल बी योर सॉल्यूट, जिसका ज्यादा आएगा दैट विल बी योर सॉल्वेंट। हो सकता है कभी क्वेश्चन पढ़कर नहीं पता चले कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है, हो सकता है उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो आपके लिए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट भी आपको खोजना पड़ जाए, तो उसके लिए ये लिख के दिया है मैंने आपको। ठीक है, इसके लिए रेडी रहना, हो सकता है आ जाए ऐसा सवाल। कौन सा जनरली होता नहीं, जनरली आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूट है दूसरा वाला सॉल्वेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे हम। 40 gram of NaOH is added to 90 gram of H2O. Calculate mole fraction and mass fraction of both solute and solvent. एक लाइन में अपने से ऐड करके दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज माई also determine which one is solute and which one is solvent. दो चीजें हैं ना बेटा अपने पास, NaOH और H2O। पहले तो आपको डिटरमाइन करना है कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, फिर आपको मोल्स फ्रैक्शन निकालना है। करो।
चलो, तो कितना होता है? हाँ, कितना होता है? सबसे पहले पहला काम कर लेते हैं हम, मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का मास निकालोगे तो 23 प्लस 16 प्लस 1 क्या आएगा? 40। और गिवन कितना है? 41 मोल। सिमिलरली मोल्स ऑफ H2O निकालोगे तो कितना होगा? 90 गिवन है, होता कितना है? 18। दिस विल गिव यू 5 मोल। अब देखकर बता सकते हैं ऊपर वाला क्या है? सॉल्यूट। नीचे वाला क्या है? सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या होगा वो? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5/6। दो कंपोनेंट सिस्टम था तो 1 से घटा भी सकते थे। 5/6 को और कैसे निकाल सकते थे? 1 - 1/6, क्योंकि दो कंपोनेंट सिस्टम था। मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा? मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ वाटर। ये आया अपना 40/130, 4/13। और मास फ्रैक्शन ऑफ H2O ये कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 90 विच विल गिव यू 90/130, 9/13। ये आया अपना मास फ्रैक्शन। कुछ पूछना है आपको मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन में? सॉल्यूट सॉल्वेंट डिटरमाइन हो जाएगा आपका, कैसे निकाल सकते हैं? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए, मोलारिटी, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। डेफिनेशन, नंबर ऑफ
moles of solute dissolved in per liter of सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डब्बे में बंद करिए, ठीक है, पर लीटर को डब्बे में बंद करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन को किस में लेना है? लीटर्स में, लीटर में, और कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, जो भी यूनिट हुआ उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और सॉल्यूट को क्या चीज में लेना है? नंबर ऑफ मोल्स। किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन। तो फॉर्मूला वाइज क्या लिखेंगे? मोलारिटी इज कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liters। सॉल्यूशन पर अंडरलाइन करना है, इन लीटर्स पर अंडरलाइन करना है। कभी भी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, क्या? सॉल्यूशन। किसी किसी केस में सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू सॉल्यूशन, वो कौन सा केस होगा वो भी लिखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना है, वैसे ही होगा। मीनिंग ऑफ 2m या मीनिंग ऑफ 3m, मीनिंग ऑफ 1m, 0.5m। कहने का मतलब है m के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है, कैसे उसको रीड करेंगे, ठीक है। बंदी कर देते हैं यार, पढ़ाते वढ़ाते सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग ऑफ 2m, मीनिंग ऑफ 2m का क्या मतलब हो गया? कैसे रीड करेंगे? से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे दे कि 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। अगर आपको ये एग्जांपल में दे दे कि 2 मोलर NaOH, उसको पढ़ेंगे कैसे, क्या मतलब हुआ 2 मोलर का, ठीक है। हाउ टू रीड? तो 2m implies 2 moles of solute in 1 liter of solution। ऐसे पढ़ेंगे हम। जल्दी से बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे, खुद से करो। जीरो पॉइंट 5 moles of solute in कितना? 1 liter of solution। एक बात बताओ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल? 2 मोल। कभी आपसे पूछ लिया जाए आधा लीटर में कितना होगा, कितना मोल होगा? 1 मोल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1 लीटर में अगर 2 है तो आधा लीटर में क्या मोल भी आधा हो जाएगा, 1 मोल। उल्टा भी पढ़ सकते हैं हम। ये बताओ, 1 लीटर में 0.5 मोल है तो 0.25 लीटर में कितना होगा? 0.25 का मतलब क्या? 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इधर 1/4 किया है तो इधर भी 1/4 करना होगा, तो 0.5 को 1/4 करोगे तो क्या आएगा? 0.125। तो कहने का मतलब है इधर से इधर पढ़ने भी आना चाहिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर के जगह 0.5 लीटर कर दिया तो मोल्स को भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा, ठीक है। क्लियर है?
नेक्स्ट लिखिए, 2 केसेस। केस 1, ये हमने क्या सीखा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट से फॉर एग्जांपल अपना सॉलिड है, 40 ग्राम है NaOH, सॉलिड। सॉल्यूट से फॉर एग्जांपल अपना सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है अपना, लिक्विड। देन जब ये केस होगा, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट will be equals to volume of solution. केस 2, बेटा मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर हमें चाहिए तो उसको निकालना भी पड़ेगा। अब मान लो सॉल्यूट अपना सॉलिड है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। दूसरा केस, अब ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड, सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड। तो सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों मिक्स होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जनरली सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है बेटा, है ना। चीनी को ग्लास, एक ग्लास पूरा पानी भर के चीनी को मिला दो, तो कितना ही वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो तो एक ही ग्लास के अराउंड रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं ना हो जाएगा बेटा। तो ऐसे सोचना है। तो कभी भी अपने पास सॉल्यूट लिक्विड में हुआ, सॉल्वेंट लिक्विड में होगा, तो सॉल्यूशन का हमको कैसे निकालना होगा, वॉल्यूम दोनों को ऐड करके। और अगर अपना सॉल्यूट सॉलिड में हुआ, सॉल्वेंट लिक्विड में हुआ, तो जो ही सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए कभी कभी इस केस के लिए फॉर्मूला मोलारिटी का क्या लिखा जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स। क्यों हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, इक्वल। लिखे यहां पर भी सॉल्यूशन ही हो बेटा, आप बस उसको सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से रिप्लेस किए हो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम, दैट्स व्हाई। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हम रखते नहीं है, हम जो है, जो बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का, वो रखते हैं, और उसके बाद ये दो केस याद कर लेते हैं। क्योंकि जो सही चीज है उसको याद करेंगे ना यार, जो हर जगह एप्लीकेबल है। बाकी तो खाली उसको मैनिपुलेट करना है, कहां पर सॉल्वेंट यूज करेंगे, कहां पर सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर देखा जाएगा अगली क्लास में। कुछ पूछना है आपको इसमें यहां तक, चलिए। पढ़कर आया कीजिए, पढ़कर आएंगे तो थोड़ा मेरा भी फास्ट होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। और जिनका जो रह गया है उनका वीडियो ले लीजिएगा, मेरे से मांग लीजिएगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन हर लेक्चर का वीडियो नहीं मिलेगा, है ना, जो जेन्युइन जिनका रीजन होगा वहीं पर मिलेंगे बस। डन, जा सकते हैं आप।